राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे जाने माने एक्टर शेखर सुमन। शेखर सुमन बहुमुखी प्रतिभा के धनी शेखर सुमन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 7 दिसंबर 1962 को बिहार के पटना में जन्मे शेखर सुमन ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म उत्सव से की थी। इस फिल्म में वो जानी मानी अभिनेत्री रेखा के साथ मुख्य भूमिका में थे। सपनीले नैनों में कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। इसके बाद शेखर सुमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रह गुजर, अनुभव, यातना, त्रिदेव, संसार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। जब शेखर सुमन ने छोटे पर्दे का रुख किया तो वो दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों का चेहरा बन गए। एक समय उन्हें छोटे पर्दे का अमिताभ तक कहा जाने लगा। 1997 में शेखर सुमन के चैट शो मूवर्स एंड शेकर्स ने उन्हें शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जैसे कुछ फ्लॉप एक्टर्स होते हैं मेरी तरह, जो कमर्शियल और आर्ट फिल्मों दोनों में फ्लॉप हो जाते हैं, वो एम्बेसडर बनकर टीवी क्या करे भाई, एस्टीम का सवाल है। 2005 में शुरू हुए ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में शेखर सुमन जब जज बनकर आए तो इस कार्यक्रम को एक अलग पहचान मिली। हर बार चल जाता है। उमर भाई, एक बात समझ में नहीं आज तक, ये इतने सख्त मिजाज होते हैं, इतने कड़क होते हैं, पुलिस होती क्यों? कभी भी एक ही भूमिका में कैद न होने वाले शेखर सुमन कुछ ख्वाब ऐसे नाम से अपना म्यूजिक एल्बम भी निकाल चुके हैं। हर लम्हा जीने न दे दीवानों की जुस्तजू। पर्दे पर अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले शेखर सुमन ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और 2009 में पटना साहब से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें वो नाकाम रहे। फिल्म हार्टलेस के जरिए शेखर सुमन ने अपनी नई पारी का आगाज किया। इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया। तुम्हारी जिंदगी किसी ऐरे गहरे डॉक्टर के हाथ नहीं सौंप सकती। वो मेरा दोस्त है मॉम, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। गायत्री, ये मर्डर है। अपने अभिनय और जीवंत प्रस्तुतियों से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले शेखर सुमन कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेखर जी, अगर हम गूगल करते हैं आपके बारे में तो कुछ ज़्यादा ये पता नहीं चल पाता कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी क्या है। हमें ये बताइए कि देखिए, शुरुआती ज़िंदगी मुझ तक आके गूगल भी परेशान हो गया। गूगल में इसलिए नहीं है मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में। मैं समझता हूँ कि अपनी निजी ज़िंदगी और व्यावसायिक ज़िंदगी को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। आज सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में हर कुछ बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है। मेरे ख़्याल से अभिनेता की अपनी एक ख़ास ज़िंदगी होती है जिसको वो महफूज रखना चाहता है, और जो सामने उभरता है वो पर्दे पर उन सिर्फ किरदारों को ज़िंदा रखना पड़ता है उसको। शुरुआती दिन जो है मेरे वो पटना में गुजरे। बचपन पटना में, पैदाइश पटना में, बिहार। वहाँ से एक स्वप्न देखा था कि फिल्म में अभिनेता बनना है। बड़े बड़े पोस्टर्स देखकर बहुत मुतासिर हुआ करता था, और उसके एक वक्त के बाद फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी के पोस्टर्स लगने शुरू हुए तो उनके ब्रैकेट में लिखा रहता था खिलौना, संजीव कुमार, मुमताज़, शत्रुघ्न सिन्हा, ब्रैकेट पटना। तो मुझे लगा कि शायद एक दिन मेरा भी आएगा कि इस ब्रैकेट में मेरा भी नाम होगा। अभिनेता क्यों बनना चाहता था? परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था या पूर्वजों में जो अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन ये ख्वाब लेके ही बड़ा हुआ। दिल्ली आया, दिल्ली में ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में, और उसके बाद श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर से मैंने डिप्लोमा लिया एक्टिंग का, और वहीं के रेपरेटरी कंपनी में 2 साल मैंने काम किया, इस उम्मीद से कि मुझे एक दिन बम्बई आना है और यहाँ आकर अभिनेता बनना है।
और भी विकल्प थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी जा सकता था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट भी जा सकता था, लेकिन पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में उन दिनों कुछ संघर्ष के दिन चल रहे थे और वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो उनका जो विंग था वो बंद हो चुका था। लिहाजा मैंने सोचा कि 1 साल का कोर्स और 2 साल अगर मैं रेपुटेटिव कंपनी में काम करता हूँ तो वो ट्रेनिंग काफ़ी होगी बम्बई के लिए। और फिर एक दिन मैं बम्बई आया और हैरत की बात है कि इससे पहले कि मैं अपना बक्सा खोल पाता, मुझे उत्सव फिल्म मिल गई। एक महज एक इत्तेफाक कि शशि कपूर जी के बगल में बैठा था, उनकी ही फिल्म पिघलता आसमान की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल अदा किया था जब मैं दिल्ली में था। उसी फिल्म की शूटिंग अब भी चल रही थी और शायद यही प्रारब्ध इसे कहते हैं, नियति, कि मैं फिर शशि कपूर जी के बगल में बैठा रहा, शूटिंग देखता रहा। जब शॉट देके आते थे मगर बगल में बैठते थे, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है क्या करना चाहते हो, मैंने कहा मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं एक उत्सव फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक नायक की तलाश में मैं हूँ, एक यंग लड़के की का किरदार है, एक चारुदत्त की भूमिका के लिए जो प्रोटैगनिस्ट है। और फिर गिरीश कर्नाड जी से मुलाकात हुई, ऑडिशन हुआ, पास हुआ और 2 महीने के अंदर बम्बई आने के बाद उस फिल्म की शुरुआत हुई जिसका नाम था उत्सव। उत्सव तो खैर बात की बात थी, लेकिन हमको पटना के बारे में फिर से बताइए कि पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के नाम के आगे ब्रैकेट में पटना, यानी कि ये बताने की ज़रूरत पड़ती थी कि पटना से भी एक आदमी फिल्म इंडस्ट्री में आ सकता है। शायद ये उसमें कोई सिग्निफिकेंस, क्योंकि दूसरे एक्टरों के साथ लाहौर या नहीं लिखा जाता, ये सब शहरों के नाम नहीं लिखे जाते तो भी। लेकिन जब पटना में कुछ थोड़ा शौक़ पैदा हुआ तो कब आपने ये पहचाना कि आपके अंदर कोई एक्टर है जो सांस ले रहा है? जब होश संभाला, जब मैं फिल्म देखने के काबिल हुआ, जब फिल्में समझ में आने लगी। हालांकि जब 7-8 साल का था तब से फिल्मों का शौक़ चल रहा है और अपनी उम्र से बड़ी फिल्में देखता था, बड़ी उम्र की फिल्में। जैसे मुग़ल आज़म देखने की इच्छा होती थी और जब बाबूजी को पता चला कि अगली बार अगर आप पकड़े गए या किसी अपने चचा के साथ अगर चालाकी से आप फिल्म देखने चले गए तो आपका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा, बिल्कुल बादशाह के ही उन्होंने अंदाज में कहा था। तो हमें सिर्फ वो महाभारत और संपूर्ण रामायण देखने की इजाज़त थी। लेकिन मैं फिल्में फिर छुप छुप के देखने लगा, भाग भाग के देखने लगा और उस वक्त फिर एक टिकट में 2 खेल आया करता था। उसमें देव साहब की जितनी फिल्में थी, दिलीप साहब की जितनी फिल्में थी, बच्चन साहब की जितनी फिल्में थी, राजेश खन्ना की फिल्में, ये सब देखने लगा और मुझे लगा कि मेरी जगह यही है, मुझे यही बनना है, मुझे अलग अलग किरदार निभाने हैं। और उसी शौक़ के तहत, हालांकि किसी को डर के बताता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था, इतना डर लगता था कि अगर ये मैं किसी को बता दूं कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, न मुझे सिर्फ शहर से बल्कि देश से भी निकाल दिया जाएगा। तो मैं बताता नहीं था और बड़ी मुश्किल से ये खबर छुपती छपाती बाबूजी तक पहुंची। उन्होंने कुछ कहा नहीं, डॉक्टर थे, सर्जन थे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे। मुझे मैं उनकी खामोशी को इंटरप्रेट नहीं कर पाया कि क्या वो गुस्सा थे, वो सहमत थे, वो नकारात्मक थे, क्या थे वो। लेकिन शायद मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ये अर्थ उसका निकाल लिया कि भाई ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। और फिर बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, अगर वो फिल्म अभिनेता बनना चाहता है तो उन्हें बनने दिया जाए। हमारे जितने मामा थे, चाचा थे, और बस ये है कि ये जहाँ रहें वहाँ अव्वल लाने की कोशिश करें और नाम कमाएं। और मुझे ऐसा लगा कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी ख्याल को और किसी भी व्यवसाय को जो आप करना चाहते हैं, जो वोकेशन कह लें, उसके प्रति अगर आप काम करें और सिर्फ उसके बारे में ही सोचें तो वो होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विल, यू विल इट, कि मुझे यही बनना है, यही बनना है। वरना कोई वजह नहीं है कि एक छोटे शहर से आने के बावजूद मुझे एक अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक जिसको कहते हैं, मुंबई शहर में रेखा जी के साथ उस वक्त नायक की भूमिका, चारुदत्त की भूमिका, उत्सव जैसी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एक एपिक जिसे कह लें, इतनी बड़ी फिल्म में मुझे मौका मिलता। ये शायद इस वजह से कि मैंने लगातार जो है खुदा को, ईश्वर को अपने में संकेत और सिग्नल्स देता गया कि मुझे बस यही बनना है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक था उत्सव, क्योंकि लोग कहीं किसी छोटी अनाम फिल्मों से शुरू करके फिर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। और तब तो और भी एक ख़ास बात हो जाती है कि बिहार, जहाँ आम तौर पर ये कहा जाता है कि बोलने में भाषा की अशुद्धता एक आम है,
लिंग की गलतियां, उच्चारण की गलतियां बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो लेकिन आप एक ऐसे पेशे में आ रहे थे जहां पर एक ज़बान की ही standardized- अहमियत है। जी, ज़बान की अहमियत है वहाँ बिहार में अक्सर, और इसीलिए शायद उनको लोग हमेशा हिकारत नहीं कहूँगा तो मजाक का विषय तो हमेशा एक बिहारी रहा है कि भाई कि वहाँ पर सड़क को वहाँ कहते हैं बिहार में घोड़े को सड़क पर कोरा मार के फराक फराक दौड़ाया जाता है, या कड़ेले का तड़काड़ी खाने से पेट में दर्द हो जाता है। इस पे बाकायदा मैंने बहुत बहुत ध्यान दिया। कैसे 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 पढ़ लिख के सुन के, उस समय गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लोगों को सुनता था जहाँ कहीं भी, रेडियो पे, फिर बाद में जब टीवी आया वहाँ सुनने लगा और लोगों को सुनता था। जब दिल्ली आया तो थोड़ी ज़बान थोड़ी बेहतर हुई, हालांकि वहाँ पंजाबियत है बहुत, लेकिन अच्छे बोलने वाले भी हों, चूँकि थिएटर के माहौल में लोगों को सुना और जाना और उसको फिर इंटरनलाइज करता गया, तो उस पर बहुत काम किया मैंने। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज़ बिहाइंड बीइंग एफर्टलेस। तो जब वो आप एफर्टलेसली कुछ बोलते हैं या कहते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत गई है वो कभी कोई बताता नहीं और जताता नहीं, लेकिन वो मेहनत तो है। तो फिर हम एक बार उत्सव पर पहुंचते हैं कि वो अगर पहली फिल्म थी एक तरह से एक बड़ी, तो उसके बाद का सफ़र क्या है आपका? उसके बाद का कठिनाइयों का सफ़र था। एक शुरुआत तो अच्छी थी, शुरुआत बहुत अच्छी थी। उत्सव जैसे फिल्म से शुरुआत की, फिर मैंने दूसरी फिल्म की नाचे मयूरी, जो सुधा चंद्रन और मैं साथ में थे। उसमें एक नेगेटिव रोल किया था, हीरो होते हुए मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, अनुभव की थी मैंने। पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ एक फिल्म की थी मानव हत्या, जिसमें मैंने एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया था माधुरी दीक्षित के साथ। पति परमेश्वर किया था डिम्पल कपाड़िया के साथ, आर के नैयर साधना जी की फिल्म थी वो। त्रिदेव किया था उसमें एक कैमियो, उसमें भी एक जर्नलिस्ट का रोल था। ऐसी फिल्में मैं करता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि जिस तरह की मैंने शुरुआत की थी, अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा और इस तरह की फिल्में करता रहा तो उत्सव की जो लेगेसी है मेरी ज़िंदगी में बननी चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी। और उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि मैं थोड़ी देर के लिए एक बैक सीट ले लूँ और सोचूं कि जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। देखिए उस समय एक इकोनॉमिक स्ट्रगल भी होता है, एक आर्थिक संघर्ष, क्योंकि हम जब यहाँ आए बिल्कुल अकेले, 3,000 रुपये पॉकेट में, एक मोटरसाइकिल, दिल्ली में साथ उस बहुत निभाया उस मोटरसाइकिल ने, DHY 7235 मुझे अभी मालूम मेरे साथ था। लेकिन वो जब आर्थिक संघर्ष में आप जब जूझ जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं जो आप चाहते नहीं हैं, और कई बार ज़रूरतें ऐसी महसूस हुई कि जहां मैंने अपने आप को बहुत असहाय पाया, और ऐसे में कुछ गलतियां भी हुई फिल्मों के चुनाव में और कुछ मजबूरियां भी थी जिससे मुझे करना पड़ा, जिससे करियर पे असर पड़ा। लेकिन जो मैंने एक सपना देखा था कि मुझे लोग अभिनेता के रूप में जाने, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती जब कहते हैं अभिनेता शेखर सुमन आप आइए, क्योंकि मैं वही बनना चाहता था और वही हूँ और वैसे ही मरूंगा, और मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में भी अभिनेता के रूप में ही पैदा हूँ, क्योंकि इसकी खुशी जो है वो अलग है और अपरंपार है। तो वो सफ़र जो है, सफ़र में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया। तो जैसा कि आपने बड़े ही साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार किया कि वो जो लीगेसी थी उत्सव वाली और वो उसको मेंटेन कर पाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो शायद वो कोई डेस्परेशन रहा हो जिस वजह से आप सिनेमा से टेलीविज़न की तरफ स्विच ओवर शायद कर गए हों। इस बात को जानेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर शेखर सुमन के साथ। थोड़ा मायूस मैं बहुत हुआ था, क्योंकि फिल्मों में जो मकाम मैंने चाहा था उस वक्त वो नहीं हासिल हो पाया था, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने मंजिल तक पहुंच जाए ये भी ज़रूरी नहीं है और पहुंचना ज़रूरी होता भी नहीं है। आई थिंक ये जो सफ़र है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सफ़र में जो कुछ गम, कुछ खुशी, कुछ फेलियर्स, कुछ सक्सेस, यही आपके उस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाता है। मंजिल पहुंचने के बाद तो कहानी ख़त्म हो जाती, मंजिल पहुंच गया, डेस्टिनेशन आ गया, जाइए अपने अपने घर, ये सफ़र चलता रहे। स्वागत है एक बार फिर से, प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर एक्टर शेखर सुमन। शेखर जी, ब्रेक से पहले आपने वादा किया था कि आप इस बारे में बात करेंगे कि शायद वो कोई डेस्परेशन का लेवल था जिसने आपको फिल्मों से टेलीविज़न की तरफ स्विच ओवर करने पर मजबूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक राह दिखाई। ये मैं उस वक्त
आप जब एनालाइज करते हैं चीज़ों को, आपको लगता है कि एक फिल्म अभिनेता होने के नाते आप एक बहुत ऊंचे स्तर पे हैं और टेलीविज़न में जाना एक छोटा काम है। छोटा काम है, हल्का काम है। टेलीविज़न पे हल्के लोग आते हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, उस वक्त ऐसा लगा था कि ये मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि एक अभिनेता हूँ, मैं तो थिएटर भी करता हूँ, मैं टेलीविज़न भी करता हूँ, मैं रेडियो भी करता हूँ, मैं फिल्में भी करता हूँ, जो माकूल लगे। ऐसा था कि इस वक्त मुझे ज़्यादा टेलीविज़न करना चाहिए क्योंकि यहाँ रोल शायद मुझे बेहतर मिलेंगे। मुझे 2 बड़े अच्छे रोल्स ऑफर हुए थे, एक रिपोर्टर जो विनोद पांडे साहब ने बनाए थे और जया बच्चन जी का जो आनंद मेहंदू ने डायरेक्ट की थी, देख भाई देख। दोनों बहुत मुख्तलिफ रोल थे और बड़ा मज़ा आया था उसको करने में। थोड़ा मायूस मैं बहुत हुआ था क्योंकि फिल्मों में जो मकाम मैंने चाहा था उस वक्त वो नहीं हासिल हो पाया था। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हर कोई अपने मंजिल तक पहुंच जाए ये भी ज़रूरी नहीं है और पहुंचना ज़रूरी होता भी नहीं है। आई थिंक ये जो सफ़र है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सफ़र में जो कुछ गम, कुछ खुशी, कुछ फेलियर्स, कुछ सक्सेस, यही आपके उस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाता है। मंजिल पहुंचने के बाद तो कहानी ख़त्म हो जाती, मंजिल पहुंच गए, डेस्टिनेशन आ गया, जाइए अपने अपने घर। ये सफ़र चलता रहे और सफ़र दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही चलता रहे, वही आपको सिखा के जाता है। ये सफ़र सिखाता चला जाता है। तो उसी सफ़र के तहत मैंने कहा कि चलिए ये भी करके देख लेते हैं। वो दीवार में एक डायलॉग है जब बच्चन साहब नास्तिक हैं कि माँ कहा करती थी जब कोई रास्ता नहीं हो तो इस रास्ते पे भी चल के देख लेना। तो मैंने वो रास्ता अपनाया और वो अच्छा रास्ता था। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है वो अच्छा रास्ता था। और कुल मिला के फिर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि काम अच्छा करते जाना है, चाहे वो टेलीविज़न पे हो, चाहे वो फिल्म पे हो, या वो थिएटर में हो। और थिएटर भी मैं करता रहा, आज भी कर रहा हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो थोड़ा आक्रोश है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी नाराज़गी, पर बहुत ढेर सारी खुशी है। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो कोई अभी ऐसा वक्त तो आया नहीं कि बहुत पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी तो आगे सफ़र जारी ही है। बिल्कुल। टेलीविज़न में बताइए कि चूँकि आपके पास डेडलाइंस में काम करना ज़रूरी होता है, फिल्म में तो फिर भी अगर वो फिल्म में रीटेक का बहुत बड़ा आसरा होता है और एक इत्मीनान जो एक्टर को ख़राब कर देता है, बिगाड़ देता है। उसे मालूम है कि चलिए मैं एक प्रोड्यूसर के कॉस्ट पे ऐसे भी लाइन बोल देता हूँ, ठीक निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रीटेक तो है ही। टेलीविज़न में चूंकि वक्त की कमी रहती है, रीटेक ज़्यादा नहीं मिलते। आपको काम करना है, जल्दी करना है, एपिसोड पूरे करने हैं, तो उसमें आदमी को बहुत जागरूक और बहुत सजग और बहुत होशियार और चुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सीखा। मैंने कहा कि अभिनेता सिर्फ वो नहीं है जो किरदारों को अदा करे, उससे बाहर निकल के अगर वो स्क्रिप्ट से बाहर निकले और थोड़ा अभिनय और थोड़ा अपने व्यक्तित्व को मिला दे तो वो सामंजस्य जो होगा, वो मिश्रण होगा, वो कैसा होगा। तो अब भी मैं नहीं मानता जब लोग मुझे होस्ट कहते हैं कि बहुत बढ़िया आप होस्ट करते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल होस्ट नहीं करता, मुझे होस्टिंग क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं वो अभिनेता ही हूँ, मैं एक होस्ट का रोल अदा करता हूँ। मेरे लिए वो एक रोल है, उसमें थोड़ा व्यक्तित्व मेरा आता है क्योंकि उसमें किरदार जो है बहुत वेल डिफाइंड नहीं रहता है। मुझे बताया जाता है ये होस्ट ऐसा होगा, इसलिए अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग होस्ट का अलग अलग मिजाज होना चाहिए। वो मैंने करने की कोशिश की। ये तो सच है कि टेलीविज़न के लिए जो आपने काम किया वो बहुत बरसों तक एक तरह से राह दिखाने वाला होगा, क्योंकि वो अपनी तरह का अभी टेलीविज़न तेज़ी से पनप रहा था और दूरदर्शन के उस दायरे से बाहर आ रहा था और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स और उसमें कंटेंट की बहुत ज़रूरत थी और आपने उसमें एक नई तरह का कंटेंट दिया। तो अगर टेलीविज़न प्रोफेशनल्स को कुछ आपको बताना हो कि कैसे एक वर्सेटैलिटी अपने अंदर पैदा करें, तो कुछ उसमें टिप जैसी चीज़ बताइए। ये है कि एक्सपेरिमेंट करने से कभी डरे मत, और जो जगह आपको लगे कि अब मैं ये बहुत आराम से कर सकता हूँ और सुकून से कर सकता हूँ, वो छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि वहाँ आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और लोग अक्सर वही करते रहते हैं क्योंकि वो एक कंफर्टेबल जोन, कन्वीनियंट जोन रहता है। उससे निकल के उनको लगता है ना मैं इधर कराऊंगा ना उधर का, ये भी खो दूंगा और ये भी मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो चुनौतियाँ स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और आप महसूस करेंगे कि जिन चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद कई ऐसी चीज़ें जिसकी क्षमता आपको भगवान ने दी हुई है, उससे आप खुद अवगत होंगे और आपको लगेगा
ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि रियाज बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में। एक सबसे बड़ी बात जो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि भाषा पे ज़रूर ध्यान दें। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी ध्यान न दें कि ऐसा लग रहा है कि भाषा के लिए ही बोल रहे हैं। और कुछ जो रीजनल लैंग्वेजेस का फ्लेवर है, जैसे बिहार में कहते हैं कुतुआ पिचा गया। अब कुतुआ पिचा गया मतलब वो गाड़ी के अंदर आके पिस गया। पिचा गया का ना अंग्रेजी ना हिंदी है, वो पिचाना ही मतलब है ना। अब जैसे कहते हैं यक बयक, लेकिन बिहार में कहते हैं एक के बैक। एक के बैक जो आया, तो कुछ भाषा का जो स्वाद रहता है ना, उसको वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, उसके अनुवाद को, उसका तर्जुमा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा सरल भाषा वही जो सहज, जो सब लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक और। आप ये ब्रेक में जाने से पहले मुझे बताइए कि चाय की हिंदी क्या है। ये तो फारसी शब्द है, चाय की हिंदी क्या है? हाँ, उस तरह से तो हवा और मेज की भी हिंदी। हाँ हिंदी, हाँ तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक कप चाय चाहिए तो मैं चाय ही कहूँगा। मैं अगर कहूँगा कि मुझे एक कप दुग्ध शर्करा युक्त पर्वतोत्पादित वाजपेयी दे तो बात बिगड़ जाती है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर शेखर सुमन के साथ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और जो आम आदमी की जो सोच है वही मेरी सोच है। और शायद इसीलिए उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि उनको लगता था यार यही तो मैं भी सोच रहा था। यही बात उन्होंने कही। आम आदमियों में एक आक्रोश होता है, एक गुस्सा होता है, वो कहाँ निकालें? तो उनको भी एक जरिया चाहिए, वो जरिया मैं बना। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में शेखर सुमन है हमारे साथ, जो कि एक बड़े ही मशहूर एक्टर हैं। शेखर जी, टेलीविज़न में भी अब बहुत कुछ बदल गया शायद, क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, बदलाव तो ज़रूरी है। बदलाव अच्छे के लिए हुआ है या बुरे के लिए, चेंज फॉर द बेटर फॉर द वर्स, ये हमें डिसाइड करना है, वो जनता डिसाइड करेगी। मुझे ऐसा लगता है टेलीविज़न में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन जहाँ तक विषय का सवाल है, वो थोड़ा हम लोग न जाने क्यों पीछे भागते जा रहे हैं, रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। हमें कुछ आधुनिक विषयों को चुनना है, तो हम फिर वो, ऐसा नहीं कहता हूँ कि खराबी है, लेकिन हर गांव, हर कहानी जो है गांव में नहीं हो सकती, हर विवाह बाल विवाह नहीं हो सकता, हर घर में सास और बहू की ही लड़ाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उससे अलग थलग भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अमेरिकन टेलीविज़न की ओर ध्यान दें या कोई और बाहर ग्लोबल तौर पे जो भी टेलीविज़न है, उन लोग बहुत सारे विषयों से जूझते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ वो नहीं है। एक तरह का अगर डांस शो चला तो बस वही डांस शो चल रहा है, गाने का शो चला तो वही गाने का उसी तरह का चल रहा है। तो एक ये भेड़ चाल जो है उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न तरक्की की है इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, ग्रैंडियर, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी घर में, घर के जितने सदस्य हैं वो सब गहने पहन के ही बैठे रहते हों। अब सोचिए कि इंटरव्यू में हूँ और मैं अगर मैं महिला हूँ तो कानों में झुमका और ये और मांगटी का और ये सब लगा के बैठ जाऊँ, ये कोई सही नहीं है। तो किरदार ज़िंदगी के करीब होना बहुत ज़रूरी है। और टेलीविज़न ख़ास तौर पे चूँकि फैमिली द्वारा देखा जाता है और ज़िंदगी के बहुत करीब है, इसलिए उसको जितना ज़िंदगी के करीब लाएंगे वो उतना बेहतर होगा। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि टेलीविज़न में जिन विषयों पर शोध किया जा रहा है, जो कहानियाँ जिस तरह की बन रही हैं, मैंने तो न वैसे किरदार देखे न वैसे कहानियाँ देखी हैं। फिल्मों के लिए फिर भी ठीक है, एक लार्जर देन लाइफ वहाँ है, लेकिन यहाँ चूँकि एक पारिवारिक माध्यम है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको रियलिस्टिक बनाया जाए। टेलीविज़न पर आपने बहुत कुछ करते हुए एक जॉनर जो कि कॉमेडी का है, उसको काफ़ी सटायर, मैं कहूँगा सटायर पे बहुत ध्यान दिया। और ये भी फ़र्क लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉमेडी और सटायर में क्या फ़र्क है, व्यंग और हास्य में क्या फ़र्क है। तो व्यंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक उद्देश्य है। कटाक्ष जब करते हैं, जो हरिशंकर परसाई किया करते हैं, शरद जोशी वगैरह, एक कटाक्ष, शेक्सपियर भी करते थे। कटाक्ष में कहीं एक हल्की सी हंसी आ सकती है, और जब वो हंसी दबदबती है तो एक उद्देश्य उभरता है, एक झकझोरने की बात, लोगों को जगाने की बात होती है। एक कड़वी दवा शहद के साथ। मैं उस व्यंग से बहुत मुतासिर हुआ था, और जब मैं ये देखा करता था बल्कि यू सेड इट, जो आर के लक्ष्मण जी का कार्टून था, तो उसमें वो जो एक कॉमन मैन था, वो बेचारा झांकता रहता था और कभी कुछ कहता नहीं था। वो एक समझ लीजिए एक म्यूट स्पेक्टेटर था। मुझे लगा अगर इसे आवाज़ मिल जाए और ये कुछ कहने लगे तो क्या होगा। तो जब मैंने उसको आवाज़ दी तो मूवर्स एंड शेकर्स
पैदा हुआ, जहां मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और जो आम आदमी की जो सोच है वही मेरी सोच है। और शायद इसीलिए उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि उनको लगता था यार यही तो मैं भी सोच रहा था, यही बात उन्होंने कही। आम आदमियों में एक आक्रोश होता है, एक गुस्सा होता है, वो कहाँ निकालें, तो उनको भी एक ज़रिया चाहिए, वो ज़रिया मैं बना। और मुझे लगा कि ये एक बड़ी खूबसूरत विधा है और इसको अगर संभाल के और तरीके से अगर की जाए तो ये एंटरटेनिंग भी हो सकती है। और उस लिहाज से फिर मैंने ऐसे 2-4 कार्यक्रम किए और उन लोगों को जिनके पास ये विधा थी उनको बढ़ावा भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इतने विस्तार में बात की और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद दूसरे इंटरव्यूज़ के ज़रिए लोगों तक नहीं पहुंची है, मैं उम्मीद करता हूं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये पहुंचेगी। और आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो देखे जाते हैं और सराहे जाते हैं, उनमें से एक कार्यक्रम आपका है और जिस तरह से आप इसका संचालन करते हैं वो बहुत बेहतर है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आपका शो जो है जब तक ये दुनिया है तब तक ये चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर शेखर सुमन। गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।